मेरी यातना अपनी महत्वाकांक्षा और लिप्सा के सघन क्षणों का सप्ताह बिताकर शोभन लौटे। तब सबसे पहले उन्होंने अपने साहित्यिक मित्रों को आमंत्रित किया। लौटी तो मैं भी थी, लेकिन शोभन के साथ लौटी थी ये नहीं कह सकती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धागे से खींचकर बलात् कोई कलकत्ते ले गया और उसी तरह बेजान खिलौने जैसी खींचकर वापस भी ले आया। फूल बगिया में जंगली लतर एक सप्ताह में ही बढ़ चढ़कर फैल रही थी। अब अपनी विवशता से लड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। लतर बढ़ रही थी और मेरा भविष्य छोटा होता जा रहा था। कलकत्ते से लौटने के बाद शोभन ने फिर साहित्यिक मित्रों से संपर्क बना लिया। ये संपर्क उन्हें बनाना ही था। मुझे विश्वास है कि इसके पीछे भी शोभन का निहित उद्देश्य था। सम्मेलन में जिन लोगों को आमंत्रित नहीं किया था वे नाराज थे। शोभन अब उनके सामने सफाई ये देना चाहते थे, जो कुछ हुआ वो संयोजकों की नासमझी से हुआ। उन्होंने तो इन तमाम लोगों के नाम दिए थे, लेकिन आयोजक शायद इन नामों से परिचित नहीं थे। ये कहकर शोभन जहां अपना बड़प्पन दिखा रहे थे, वहां ये भी साबित कर देना चाहते थे कि बाकी लोग शोभन से कितने छोटे हैं। तभी तो संयोजक उनके नाम याद नहीं रख पाए। शोभन ने उन्हें बताया कि वास्तव में तो सम्मेलन के बाद अभी असली समारोह शुरू होना है। शोभन उसे लड़ाई की संज्ञा दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अब साहित्यकार को एक व्यापक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। असली काम तो ये लड़ाई ही है। शोभन में साधारण चतुराई नहीं थी। अपने से पराजित लोगों का फिर अपने साथ लाखड़ा करने की कला उन्हें आती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसन्न युद्ध का संकट और मानव की यातना से संघर्ष का लंबा चौड़ा ब्यौरा शोभन ने दिया। उनका कहना था कि इस आसन्न संकट के बीच मानव को अपनी खोई हुई मूल्य और मर्यादाओं की खोज करनी होगी। शोभन के कलाकार मित्र सहसा बीच में ही बोल पड़ी थी, लेकिन बंधु, इस पर तो पहले ही से काफी कुछ काम हो चुका है और फिर वर्मा जी ने इस विषय पर पूरी पुस्तक ही लिखने की सोच ली है। संवाद सुनते सुनते मैं अपने आप में मुस्कुराई। पुस्तक? अब वर्मा जी तो क्या लिखेंगे? वर्मा जी ने तो जो कुछ सोच समझकर अपने को स्पष्ट करने के लिए शोभन से कहा सुना था। शोभन का दिमाग इस मामले में तो काफी तेज है। वर्मा जी से तो जो बहस होती रही थी उसे शोभन लगातार रात में लेखबद्ध करती रही थी। पांडुलिपि अब टाइप ही हो चुकी थी, सिर्फ प्रकाशन की कसर थी। और अब मानव मूल्यों पर जिस बहस का आयोजन वे यहाँ और बड़े पैमाने पर करना चाहते थे, वो तो वास्तव में उनकी इस किताब का उद्घाटन समारोह पर होने वाला था। ऐसे मामलों में शोभन कितने कुशल हैं। सम्मेलन के लिए कलकत्ते जाते समय ट्रेन पर उनके साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए बुलाए गए डॉक्टर भुवन भी थे। भुवन जी से शोभन ने पूछा था कि वे किस समस्या को उठाना चाहेंगे। डॉक्टर भुवन ने तभी अपने विचारों की रूपरेखा उन्हें बताई थी। वे सम्मेलन के दौरान शायद सन्नाटे में आ गए होंगे जब उन्होंने सुना होगा कि विषय प्रवर्तन करते हुए शोभन ने उन्हीं की रूपरेखा को विस्तार देकर प्रस्तुत कर दिया था। इस बृहत्तर सम्मेलन की तैयारियां शुरू होते होते दशहरे की छुट्टियां हो गईं। शोभन खिल उठे कि मीनल फिर आ पहुंची। फूल बगिया में जंगली लतर और भी अधिक बढ़ गई थी। मन में उसके प्रति अटूट घृणा और प्रतिहिंसा होने के बावजूद अब उसे काटने की सामर्थ्य मुझ भी बची नहीं थी। या ये कहूँ कि जब उसे काटने का समय था तब मैं निरुपाय बैठी रही। अब उसे पढ़ने देने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी क्या था। मीनल से उनके वही लंबे लंबे कभी न खत्म होने वाले संवाद शुरू हो गए। मैंने सुना वे बड़े हर्ष से मीनल को बता रहे थे कि भारत पब्लिशर्स के निदेशक श्री रतनलाल का पत्र आया है। रतनलाल चाहते हैं कि उनके बड़े साप्ताहिक के बारे में अंतिम रूप में शोभन अपना फैसला दे दें। कलकत्ते के सम्मेलन के दौरान रतनलाल ने शोभन से कहा था कि वे उन्हें अपने साप्ताहिक का संपादक बनाना चाहते हैं। शोभन समाचार से गदगद हो उठे थे। वे साधारण खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए उन्होंने जाहिर ये किया था कि इस आमंत्रण को स्वीकार करने में उन्हें असुविधा हो रही है और इलाहाबाद जाकर अपने मित्रों से सलाह मशविरा करने के बाद ही वे अंतिम रूप से कुछ निर्णय ले सकेंगे। नाम के लिए अपनी विरक्ति जाहिर करने के बाद शोभन ने अपने मित्रों से इस बात की चर्चा भी की थी। मित्रों को वे ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें कितना बड़ा महत्व मिल रहा है।
वर्मा जी ने बहुत धीरे से मुस्कुराकर कहा था, शोभन, तुम्हें याद है पिछले बरस हम लोगों ने सम्मेलन किया था। तुमने उसमें कहा था कि साहित्य और साहित्यकार के लिए राजाशय खतरनाक है। ये बताओ शोभन, तुम्हें दिए जाने वाला ये संपादकत्व क्या एक धनी व्यक्ति का आश्रय नहीं होगा? वर्मा जी ने जो नहीं कहा था वो शोभन के चित्रकार कवि मित्र ने ठहाकेदार हंसी के साथ कह डाला। राजाश्रय छोड़कर सेठाश्रय चुनोगे? शोभन ने वो वार्तालाप इसे आगे चलने नहीं दिया था। अपने मित्रों से जो अवमानना मिली थी उसे शोभन मीनल से छुपा गए, बल्कि उन्होंने कहा कि उनके साहित्यिक मित्र उनसे इसलिए रुष्ट है कि ख्याति की दौड़ में वे पीछे रह गए। मीनल ने उनके इस आत्मसंतोष को समर्थन दिया। शोभन बहुत खुश थी। उनकी महत्वाकांक्षा को आयाचित बल मिल रहा है। शोभन से कटी हुई मैं अब इतनी तिक्त होती जा रही थी कि उस दुनिया में झांकने की मेरी इच्छा भी नहीं होती थी। मैंने अपने आप को जब निर्वासित कर लेने का ही निश्चय कर लिया था। शोभन के साहित्यकार मित्रों से मेरे निर्वासन का ये रहस्य छिपा हुआ नहीं था। बहुत कम बोलने वाले वर्मा जी ने एक बार संकेतों से कहा था कि पाली हुई बिल्ली कभी चेहरे पर भी पंजा मार देगी। मीनल का ध्यान इन व्यावसायिक संवादों में नहीं लग रहा था और शोभन को तब तक संतोष होने वाला नहीं था जब तक वे पूरी तरह मीनल को ये न समझा देते कि पत्रिका की इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद न केवल शोभन अतिरिक्त प्रतिष्ठा ही अर्जित कर सकेंगे, बल्कि मीनल और उनके संबंध भी अधिक गहरे और अधिक उन्मुक्त हो सकेंगे। शोभन को जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी वो पत्र रतनलाल की ओर से उनके पास आ गया। रतनलाल ने लिखा था, वे सपरिवार नैनीताल जा रहे हैं। अच्छा होगा कि शोभन वहीं आ जाए। पत्रिका के बारे में बात करने में भी आसानी होगी। शोभन पत्र पाकर उछल पड़ी। उत्साह में वे ये भूल गए कि मैं भी उस समय वहां थी। मुझे देखकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। बात बदलते हुए बोले, कितना अच्छा होगा कि अब हम लोग बहुत दिनों के बाद हमारा सोचा हुआ संभव हो जाएगा। कब बुलाया है? मीनल ने पूछा। कब? शोभन ने रतनलाल का पत्र मीनल के आगे बढ़ाकर कहा, बस जितनी जल्दी हम लोग चल सके। वे लोग तो नैनीताल पहुंच भी चुके होंगे। मैं तो अभी चल सकती हूँ, मीनल ने उत्साह से कहा। शोभन ने अब मेरी ओर देखा। मेरी उपस्थिति मात्र से शोभन अव्यवस्थित हो रही थी। अनमने स्वर में मुझसे बोले, अभी इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? कुंतल को काफी तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। आप दोनों हो आइए, मैंने उपेक्षा से कहा। शोभन माने नहीं, मान सकते भी नहीं थे, बल्कि उनके लिए उस समय मेरा साथ न जाना घातक भी हो सकता था। शोभन मीनल को ले ही जाना चाहती थी। मीनल और उनके लिए ये सुअवसर पके फल की तरह जैसे ऊपर से अटपका था। नैनीताल की पृष्ठभूमि से अधिक उपयुक्त उनके स्नेह संबंध के लिए और हो ही क्या सकता था, लेकिन मीनल को अकेले ले जाने लायक साहस उनमें नहीं था। रतनलाल का भी परिवार वहां था। शोभन ये भी जानते थे कि रतनलाल विवाह संबंध से बाहर शोभन का संबंध पसंद नहीं करेंगे। बहुत बड़ा स्थान, समृद्धि की बहुत बड़ी सीढ़ी उन्हें मिलने जा रही थी। उस सीढ़ी के लिए वे ऐसा कोई खतरा किसी भी कीमत पर लेने को तैयार नहीं थे। मेरे सामने समस्या कोई नहीं थी, केवल अपनी पराजय की व्यथा ही थी। उनके आग्रह का सामना करने के लिए मेरे पास सीधे कोई तर्क नहीं था। मेरा ध्यान तोरू की ओर गया। मैंने थोड़ी तिक्तता के साथ कहा, नैनीताल में तो काफी सर्दी पड़ेगी। तोरू के पास तो गर्म कपड़े तक नहीं है। तो क्या हुआ, वही नैनीताल चलकर ले लेंगे, शोभन ने कहा। थोड़ी सी ऊन खरीद लेना, उससे तोरू के लिए स्वेटर बुन लेना, मीनल ने कहा। तब तक उसे शॉल उड़ा लेना। मेरा मन जल उठा, क्षोभ से गला रुंध आया। ये कैसी नियत है? सब कुछ मेरा है, फिर भी मैं उसे अपनी एकमात्र बच्ची
तोरू के लिए प्राप्त नहीं कर सकती। शोभन प्रसंग की कटुता को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत बात बदल दी। और कोई समय होता तो शोभन का रुख बिल्कुल ही दूसरा होता। इस समय तो वे किसी भी कीमत पर स्थिति संभालने को आमादा थे। सारी बात भूलकर उन्होंने अतिरिक्त आत्मीयता दिखाते हुए मुझसे कहा कि तुम्हें तो चलना ही होगा। मैंने मन में सोचा था कि यात्रा के बीच मन बदल जाएगा, नई जगह पहुंचूंगी तो नया वातावरण अवसाद को अपने आप ही समेट लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रास्ते भर मेरा अवसाद और अधिक बढ़ गया। मुझे याद आ रहा था जब शादी के बाद पहली बार शोभन मुझे इसी रास्ते से नैनीताल लाए थे। तब से इतने बरसों पहले की उस कुंतल और आज की इस कुंतल में एक जैसा कुछ भी नहीं बचा था। शोभन मीनल से सटे हुए खिड़की से बाहर देख देख कर इस तरह बातें कर रहे थे कि देखने वाला उन्हें ही पति पत्नी समझता। पता नहीं यात्रियों ने ध्यान दिया था या नहीं, मैं उनके सामने किसी आया से अधिक शायद ही कुछ लग रही थी। बीच बीच में मन का दर्द उभरता तो मैं तोरू को सीने में भींच लेती। रास्ते भर एक बार भी शोभन की ओर चेहरा घुमाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। स्टेशन पर खासी सर्दी थी। डिब्बे के अंदर मौसम उतना सर्द नहीं लग रहा था। बाहर निकलते ही मैंने देखा तोरू की नन्ही नन्ही उंगलियां सर्दी के कारण नीली हो आई थीं। मन कचोट उठा। शोभन ने एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तोरू को सर्दी भी लग रही होगी। स्टेशन से बाहर निकलकर हम लोग टैक्सी में बैठे। मैंने सोचा कि अब शायद शोभन पहले बाजार की ओर चली और तोरू के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदी, लेकिन शोभन ने टैक्सी वाले को सीधे नैनीताल चलने का आदेश दिया। मेरा मन चीत्कार कर उठा। मुझसे रहा नहीं गया। हार कर मैंने कहा, जरा ठहरो। शोभन ने मेरी ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। मैंने तिक्तता को दबाते हुए कहा, तोरू को इतनी सर्दी लग रही है, पहले कुछ गर्म कपड़े क्यों नहीं खरीद लेती। बात कहने के बाद क्षोभ और शर्म से मेरी कनपटियां जल उठी। कंठ में उभरती हुई रुलाई को बड़े यत्न से मैंने रोका। बेबी के लिए कपड़े खरीदे गए, लेकिन मैं समझ रही थी कि उसके पीछे शोभन की मजबूरी भले रही हो, उनका उत्साह नहीं था। कपड़े खरीदने के बाद हम नैनीताल के लिए रवाना हो गए। अब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं पहले से भी ज्यादा अकेली हो गई हूँ। एक मात्र तोरू को छोड़कर टैक्सी की खिड़कियों से बाहर दिखते दृश्यों में मुझे सबसे ज्यादा अपनापन नजर आ रहा था। नैनीताल पहुंचते पहुंचते सूरज ढल चुका था और भीगी हुई सर्दी आसपास लौटने लगी थी। तोरू को सावधानी से कोट में समेटकर मैंने अपने दोनों पैर झील में लटका दिए। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन मेरी चलती हुई अंतरात्मा को उससे शीतलता मिल रही थी। अभी अभी यहाँ शोभन भी थे। 1 मिनट में आने को कहकर वे उठ गए। इस बार बुरा नहीं लगा। ऐसा लगा एक कड़वाहट मेरे पास बैठी थी जो अब उठकर कहीं चली गई। एकांत से मुझे थोड़ा आश्वासन भी हो रहा था। ये झील डूबने के लिए भी तो काफी है, मैंने सोचा। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि पराजय की जिन गहराइयों में मैं डूब चुकी हूँ, उनसे इस झील की गहराई कहीं कम है। सच तो ये है कि डूबना अब दोबारा नहीं होगा। लहर डुबाकर, झकझोर कर, निष्ठुर होकर जिस बिंदु पर छोड़कर लौटती है, वहीं से अपना रास्ता शुरू होता है। शीतल धवल अपनी छाती पर खेलकर नीचे धकेल दी गई जलधारा पत्थर, बालू और मिट्टी की कब्र से बाहर आएगी। हरितमा को अमरबेल खा गई, लेकिन जीवनी शक्ति की तंतु अभी भी जीवित है। शोभन की प्रतीक्षा निरर्थक थी। प्रतीक्षा करने की इच्छा भी नहीं थी। सूरज ढलते ढलते चूंकि सर्दी और अधिक हो जाने का डर था, इसलिए मैं तोरू को लेकर झील के किनारे से लौट पड़ी। एक जगह मैं ये सोचकर संतुष्ट भी हुई कि शोभन और मीनल जब वहां लौटेंगे तो मुझे न पाकर निराश होंगे। होटल पहुंची तो मालूम हुआ
कि भारत पब्लिशिंग हाउस के रतन लाल जी का संदेश आया हुआ था। रात को भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिक की ओर से शोभन और श्रीमती शोभन को डिनर पर बुलाया गया था। श्रीमती शोभन देखकर मंचल उठा। जी में आया कि मैं उस स्लिप को फाड़ दूं। निमंत्रण तो शोभन और मीनल के लिए होना चाहिए था। श्रीमती शोभन का नाम का एक पद अवश्य था, लेकिन उस पद पर अगर मीनल न थी तो मैं भी नहीं थी। काफी रात गए शोभा लौटे। कमरे का दरवाजा खुलने से पहले मुझे हंसी सुनाई दी। मीनल हंस रही थी। इस तरह हंस रही थी जैसे गुदगुदाया जा रहा हो। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन खोलने के लिए मैं उठी नहीं। शोभन अंदर आए। आसपास उन्होंने इस तरह देखा जैसे कमरे में मेरा और तोरू का अस्तित्व ही न हो। मेज पर भारत पब्लिशिंग हाउस से आई हुई स्लिप एक एस्ट्रे के नीचे दबी थी। शोभन ने उसे पढ़ा और बोले, ओहो, देर न हो जाए कहीं। 8 बजे बुलाया है और 7:30 तो वैसे ही बज रही हैं। मीनल, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ ध्यान आ गया। शायद उन्होंने ये सोचा कि डिनर पर उन्हें सबकनीक बुलाया गया है। भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिक विचारों से बहुत अधिक रूढ़िवादी हैं। डिनर पर इस तरह किसी पराई लड़की के साथ आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुरंत बोले, और कुंतल, तुम तो काफी पहले से आ गई थी। तुम्हें तो अब तक कपड़े बदल लेने चाहिए थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई। इस बार उनके स्वर में काफी नरमी थी। उनका उद्देश्य छुपा नहीं रहा। वे अभिनय करना जानते थे। उन्हें पता था कि मेरे न जाने पर मीनल को ले जाना भी उनके लिए कठिन हो जाएगा। बहुत रूखी आवाज में मैंने कहा, आप चले जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शोभन का अभिनेता पूरी तरह सक्रिय हो उठा। वे मनोहार पर उतर आए। मनोहार भरी जबरदस्ती के बाद अंततः वे ही फिर जीते। डिनर से लौटने के बाद मेमने की खाल में छुपा हुआ भेड़िया सहसा बाहर आ गया। उनका काम निकल चुका था, इसलिए अब अभिनय की कोई जरूरत नहीं थी। भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिकों से साप्ताहिक पत्र के संपादन के लिए काफी अच्छी शर्तें तय हो गई थीं। मालिक इस कमरे में इस समय मौजूद भी नहीं थे, इसलिए शोभन को अपनी प्रसन्नता जाहिर करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। मीनल को उन्होंने बाहों में भरा और चूम लिया। डिनर के दौरान मैं शोभन से कुछ दूर बैठी थी, इसलिए उस समय मुझे पता नहीं चल सका था कि उन्होंने उस समय जो खुशी जाहिर की उसका राज क्या था। मीनल को भी उतना सब पता नहीं था। रात काफी हो गई थी। होटल में गहरा सन्नाटा छा गया था। कमरे में 2 बड़ी पलंग पड़ी थी, दोनों एक दूसरे से काफी दूर। एक पलंग पर मैं थी दोनों के साथ, और दूसरे पर शोभन मीनल के साथ। वे धीरे धीरे मीनल को बता रहे थे कि तय ये हुआ है कि शोभन यूनिवर्सिटी से 1 साल की छुट्टी लेकर बंबई जाएंगे और ये देखेंगे कि वे पत्र संभाल सकते हैं या नहीं। कुंतल और तुरु इलाहाबाद में माँ के साथ रहेंगी। आगे बहुत कुछ मैंने स्वयं भी जोड़ दिया, यानी मीनल के लिए ये आसान हो जाएगा कि वो जब तक चाहे बंबई में शोभन के साथ रहे, क्योंकि तब दोनों के बीच से कुंतल का व्यवधान भी दूर हो जाएगा। बातों का सिलसिला व्यवसाय से हटकर लिप्सा की गलियों में उतर गया। मैंने दूसरी ओर करवट बदली। शोभन और मीनल के संवाद चुंबनों और सितकारों में बदल गए। मैं अपने दांत भींचकर तकिए में सिर गिराए लेटी रही। इस पर्वतांचल में एक बार पहले भी मैं शोभन के साथ आई थी, लेकिन तब यहाँ ये दूसरा पलंग नहीं था, और तब मेरा प्यार भी किसी दूसरे पलंग पर नहीं था। कहाँ कहाँ भटकते रहे थे हम लोग। पूरा वो 1 महीना कितनी तेजी से किसी पानी की धार की तरह पर्वत से कूदकर नीचे तक दूरी तय कर गया था। लेकिन अब यही मेरा संबंध एक ऐसा ग्लेशियर बन गया था
जो इतनी धीमी धीमी आगे बढ़ता था कि लगता था जैसे उसमें गति है ही नहीं। 2 हफ्ते का वो छोटा सा समय कितनी कठिनाई से बीता ये मैं नहीं कह सकती। 15 दिन के बाद हमारे वापस लौटने का दिन आ गया, लेकिन वो वापसी किधर? क्या मैं अपनी दुनिया में फिर से वापस लौट सकती हूँ? बहुत सी परिस्थितियों में वापसी सुख देती है, लेकिन इस वापसी में सुख नहीं था। मुझे मालूम था कि अब जिस इलाहाबाद में मैं वापस जा रही हूँ वो किसी निर्वासन से कम नहीं होगा। घर पर 15 दिनों में फुलबगिया में पुलतर फिर फैल गई थी। शोभन और मीनल तेजी से माँ को आवाज देते हुए अंदर चले गए। मैं एक क्षण के लिए ठिठक कर उस लतर को देखने लगी। जाने क्यों इस बार लगा कि वो लतर मेरी दुश्मन न होकर कहीं मेरे मन की एक यातना ही है। जिस तरह मेरी यातना विवश होकर मेरे तन मन में फैलती जाती है, उसी तरह ये लतर भी विवश है। बम्बई जाने के शोभन के निश्चय पर माँ अवाक रह गईं। कातर होकर बोली, बेटा अब जीवन के थोड़े से ही दिन रह गए हैं। इसी गंगा के चरणों में जीती रही हूँ। यही थोड़े दिन बाद समझ आना है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? अब तो कोई अपना घर भी नहीं है। उसे बेचा न होता तो वहीं जाकर रह लेती। फिर कुछ सोच कर बोली, लेकिन बेटा मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बड़ी नौकरी है, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। शोभन ने ऐसा जाहिर किया जैसे माँ के बिना बम्बई में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूँ उनके मन में क्या था। वे जानते थे कि अगर माँ बम्बई गईं तो शोभन की योजना पूरी नहीं हो पाएगी। बड़ी कुशलता के साथ शोभन ने योजना बनाई थी। उतनी दूर नई दुनिया में जाने के बाद शोभन के लिए मनमाना एकांत मिलना था। वे जानते थे कि वहाँ उनके और मीनल के बीच तीसरा कोई नहीं होगा। उन्हें ये भी पता था कि इलाहाबाद में तो मित्रों और परिचितों का एक लिहाज भी करना पड़ता था। वो लिहाज बम्बई में जरूरी नहीं होगा। मीनल कलकत्ते चली गई थी, लेकिन मुझे पता था कि जाने के पहले वो शोभन से बहुत कुछ तय भी कर गई थी। शायद शोभन ने ये समझा भी दिया था कि अब कुछ दिनों की ही बात है। उसके बाद साहित्यिक मित्रों के बीच हुई प्रतिक्रिया शोभन को अच्छी नहीं लगी, लेकिन अपनी धूर्त मुस्कुराहटों से वे उसे दबाते रहे। स्पष्ट कहने वाले लोग वैसे भी कम थे। सिर्फ एक बात वर्मा जी ने हंसकर कही थी, अब तो एक और कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी जिसका विषय होगा साहित्यकार और सेठाश्रय। पीटी हुई हंसी के अलावा शोभन के पास कोई और उत्तर नहीं था। दुनिया में हुई अपनी इस पराजय को शोभन अपनी भावी योजनाओं के सपने से ढक लेती थी। शोभन मुझसे आंखें चुरा रही थी। इन दिनों लगातार आंखें चुराते रहे थे। कोशिश ये करते थे कि या तो मित्रों में ही बहुत रात बीत जाए या फिर लिखते हुए इतनी देर हो जाए कि मैं अनायास सो जाऊं। हर रात एक घुटन मन में उमड़ती थी। नैनीताल से लौटकर आने के बाद और मीनल के लौट जाने के बाद जो एकांत हुआ था, उसका कोई भी अस्तित्व मेरे लिए नहीं था। मेरे और शोभा के संबंधों की धरती का एक एक छोर उस जंगली लतर से ढक गया था और वहाँ एक अंकुर भी उग नहीं सकता था। मेरे निर्वासन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। शोभन के पास अब अकेला कुछ था ही नहीं जिसे मैं अपना कह सकती थी। कई दिन मैंने सोचा और इस बात की कोशिश भी की कि तोरू को जल्दी सुलाकर मैं शोभन से कुछ बातें करूं, लेकिन इसका अवसर ही नहीं आया। या तो शोभन उसी वक्त कुछ लिखने में बहुत व्यस्त हो जाती थी या सहसा वे याद दिलाने लगते थे, देखो तोरू अकेली सोई है, पलट कर गिर जाएगी। उनकी इच्छा को बहुत अच्छी तरह समझकर मन की चोट दबाई हुई आकर मैं अपने पलंग पर लेट जाती। चुपचाप उभरती हुई रुलाई गले में रोककर जाने कितनी देर तक भीगी हुई आंखें तकिए पर दबाए लेटी रहती और फिर सो जाती।